नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की गुडविल। श्रीनगर में पंचायती राज प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण कार्यक्रम में उनकी जमकर गुडविल नजर आई। ओम बिरला की पहल पर कार्यक्रम में आए फारूक अब्दुल्ला और कार्यक्रम में खुलकर अपने मन की बात कही। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अफसोस है कि पंचायत चुनाव में वो शामिल नहीं हो पाए। अब चुनाव में पूरी ताकत से उतरेंगे और जीतेंगे भी। जम्मू कश्मीर में जल्द सरकार बनेगी जिसमें अधिकारी जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह होंगे। 370 हटने के बाद नेशनल कांग्रेस सहित कई पार्टियों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन अब बिरला की यात्रा के बाद हो सकती नए संबंधों की शुरुआत। पंचायती राज को न सिर्फ मजबूती देने के लिए ओम बिरला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर हैं, बल्कि इस दौरान आज उस वक्त उनकी गुडविल नजर आई जब फारूक अब्दुल्ला भी उनसे मिलने पहुंचे और कहा कि अब चुनाव लड़ा जाएगा। और अब बात करते हैं राजविंदर सिंह भट्टी की नियुक्ति की। दरअसल बीएसएफ में एडीजी पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। आपको बता दें कि 1990 बैच बिहार कैडर के आईपीएस अफसर हैं राजविंदर सिंह भट्टी। 4 साल के लिए बीएसएफ में भट्टी की नियुक्ति हुई है, यानी कि अब अगले 4 साल तक वो बीएसएफ में एडीजी पद पर जिम्मेदारी संभालेंगे। 1990 बैच के हैं, बिहार कैडर के आईपीएस अफसर हैं राजविंदर सिंह भट्टी। और अब बात करते हैं राज्य के सहकारी पैक्स और लैब्स कर्मियों को तोहफे। दरअसल मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना का इनको भी लाभ मिलेगा। योजना में पंजीयन कर मेडिकल सुविधा का लाभ देने और बैंक सर्व से प्रीमियम भुगतान व्यवस्था करने के आदेश दिए गए। सहकार कर्मचारी नेता आमिरा ने कोविड में सहकारी पैक्स कर्मियों के निधन पर सरकार से मांग की थी। आमिरा ने बताया कि अभी तक सहकारी पैक्स कर्मियों को कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का इनको लाभ मिलेगा। सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने इसके आदेश भी जारी कर दिए, यानी कि अब चिरंजीवी योजना के जरिए ये लाभ उठा सकते हैं। इस दौरान वित्तीय कमजोर हानि की समिति की बीमा प्रीमियम का भुगतान और संबंधित केंद्रीय सहकारी बैंक स्तर पर पैक्स डेवलपमेंट फंड से किए जाने की व्यवस्था की गई है। और अब बात करते हैं प्रदेश के अन्नदाताओं के हित में राजस्व विभाग के बड़े फैसले। प्रदेश में 1 से 30 सितंबर तक होगी खरीफ फसलों की गिरदावरी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के निर्देश पर विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को समय पर गिरदावरी कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को फसल खराबे का जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके। समय पर गिरदावरी होने पर प्रदेश के किसानों को फायदा होगा। आपको बता दें कि पहले हर साल 16 सितंबर से 15 अक्टूबर तक गिरदावरी की जाती थी, लेकिन इस बार प्रशासन गांवों के संग अभियान की वजह से ये बड़ा बदलाव किया गया है। दरअसल 2 अक्टूबर से प्रदेश में शुरू हो रहा प्रशासन गांवों के संग अभियान और उसको ध्यान में रखते हुए अब 1 सितंबर से 30 सितंबर तक गिरदावरी कराई जाएगी। और इसका फायदा दरअसल इसलिए भी होगा क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में जहां पानी की कमी की वजह से फसलें बर्बाद हो गई, वहीं हाड़ौती के अंदर अतिवृष्टि की वजह से, बाढ़ की वजह से खेतों में फसलें बर्बाद हो गई हैं। जितनी जल्दी गिरदावरी होगी उतनी जल्दी मुआवजा मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। और इसके साथ साथ पंचायत प्रशासन गांवों के संग जो अभियान है 2 अक्टूबर से जो शुरू हो रहा है वो भी गति पकड़ता नजर आएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी एमपेट 2018 से जुड़ा मामला। साइकोलॉजी विभाग में पीएचडी एडमिशन में धांधली से सीट रिजर्व और रिसर्चर स्कॉलर प्रियंका चौधरी की सीट दूसरे स्टूडेंट को दे दी गई। तत्कालीन विभाग अध्यक्ष द्वारा ये धांधली की गई थी। जांच में तथ्य सामने आने पर दोबारा पीएचडी सीट प्रियंका चौधरी को दी गई। कमेटी ने जांच कर सीट का संशोधन किया। स्टूडेंट तत्काल विभागाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनकी वजह से उनकी प्रियंका चौधरी की पीएचडी पर खतरा मंडरा रहा था। हालांकि एक बार फिर से ये सीट प्रियंका चौधरी को अलॉट कर दी गई।
और अब बात करते हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर राहुल गांधी सीधे निशाना साधते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि तेल के बढ़ते दामों से जनता की जेब कट रही है, जनता को चोट पहुंच रही है। ट्रांसपोर्ट कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है। मूलभूत सुविधाएं जो खान पान की चीजें हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं। विनिवेश और मोनेटाइजेशन दोनों हो रहा है। मोनेटाइजेशन सिर्फ 4 से 5 लोगों का हो रहा है। पेट्रोल के दाम 46% बढ़े और डीजल की कीमतें 55% बढ़ गई। इस दौरान रसोई गैस की कीमत 2014 के मुकाबले 116% बढ़ गई है। आपको बता दें कि आज भी रसोई गैस की दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यानी जनवरी से अगर अभी तक देखा जाए तो लगभग 188 रुपए के आसपास रसोई गैस के सिलेंडर पर केंद्र सरकार दाम बढ़ा चुके हैं। और इसीलिए राहुल गांधी ने आज सीधा हमला केंद्र सरकार पर किया और कहा कि तेल के बढ़ते दामों की वजह से जनता की जेब पर चोट हो रही है। दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से वो तमाम चीजें महंगी हो रही है जिनका इस्तेमाल रसोई में किया जाता है। राहुल गांधी कहते हैं कि विनिवेश भी देश में हो रहा है और कमाल की बात मोनेटाइजेशन भी हो रहा है। दोनों चीजें एक साथ हो रही है। मोनेटाइजेशन सिर्फ 4 से 5 लोगों का हो रहा है। उन्होंने आंकड़ा पेश किया कि पेट्रोल के दाम 46% बढ़े जबकि डीजल की कीमतें 55% बढ़ गई। 2014 से मुकाबला किया जब मोदी सरकार सत्ता में आई। उन्होंने कहा कि 2016 के मुकाबले रसोई गैस की कीमत 116% तक बढ़ गई। और अब बात करते हैं सर संचालक मोहन भागवत की राजस्थान प्रवास की। दरअसल सितंबर में राजस्थान प्रवास पर सर संचालक मोहन भागवत रहे। भागवत प्रथम चरण में 17 से 20 सितंबर तक 4 दिन के लिए चित्तौड़ प्रांत में रहेंगे। दूसरे चरण के मुताबिक 24 से 26 सितंबर तक जोधपुर प्रांत के प्रवास पर रहेंगे। सर संचालक 3 दिन उदयपुर में रहेंगे और 1 दिन भीलवाड़ा में रहेंगे। उदयपुर में संघ के संगठन और जागरण श्रेणी के दायित्ववान कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। प्रवास के दौरान तीनों दिन भागवत का सार्वजनिक कोई कार्यक्रम नहीं होगा। सर संचालक और सर कार्यवाहक संघ के सभी प्रांतों का हर साल इस तरीके से प्रवास करते हैं। इस बार आरएसएस के चित्तौड़ और जोधपुर प्रांत को ये प्रवास मिला है। चित्तौड़गढ़ और जोधपुर प्रांत में मिलाकर 7 दिन का प्रवास कार्यक्रम तय किया गया। दोनों प्रांतों को उनका ये प्रथम प्रवास सितंबर में मिला है। सितंबर की 17, 18 और 19 तारीख को उदयपुर में संघ कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा हो। 1 दिन भीलवाड़ा में तेरापंथ के आचार्य महाश्रमण जी के दर्शन और संवाद कार्यक्रम रखा गया है। एक ही आरोप लेकिन 2 बार दंडित। जी हां, एक ही आरोप में 2 बार दंडित करने से जुड़ा प्रकरण राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने जवाब मांगा है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साइट डायरेक्टर चीफ सुप्रिंटेंडेंट रावत भाटा सहित अन्य से यह जवाब मांगा गया है। टेक्नीशियन लक्की जांगीर ने याचिका दायर की है। एडवोकेट आदित्य जैन और नेहा यामलानी ने पैरवी की है। कानूनी सिद्धांत है कि एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां पर ऐसा हुआ है और इसी के खिलाफ याचिका दायर की गई। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। यूपी के अतरौली पहुंचकर पूर्व राज्यपाल की स्मृति सभा में वो शामिल हुए। स्वर्गीय कल्याण सिंह की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय कल्याण सिंह की धर्मपत्नी रामवती देवी, पुत्रों और सांसद राजवीर सिंह, पौत्रों और यूपी के मंत्री संदीप कुमार सिंह से मुलाकात कर ढांढस भी बंधाया। राज्यपाल ने अपने पुराने आत्मीय संबंधों को याद करते हुए कहा कि स्वर्गीय सिंह ने बड़े भाई के रूप में हमेशा उन पर स्नेह रखा। वो विरल व्यक्तित्व और अद्भुत प्रशासनिक कौशल के धनी थे। उनके जाने से जो खालीपन बना है उसे भर पाना संभव नहीं।
और अब बात करते हैं कोरोना से प्रभावित होटल व्यवसाय को मिली संजीवनी की। गहलोत सरकार ने लागू किया होटल हाउसिंग का नया कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट लागू करने वाला राजस्थान पूरे देश में पहला राज्य बन गया, यानी कि पूरे देश के लिए एक और मिसाल राजस्थान ने कायम कर दी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पत्रावली पर मंजूरी दे दी है। नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। मॉडल बिल्डिंग बायलॉज में जोड़ा है इस बारे में प्रावधान, एक ही भूमि पर बन सकेंगे होटल और फ्लैट्स और मकान। बड़े भूखंडों की भूमि का हो सकेगा अधिकतम इस्तेमाल। नए प्रकरणों के लिए न्यूनतम 10,000 वर्ग मीटर जमीन होना बेहद जरूरी है, जबकि पुराने प्रकरणों के लिए यही मापदंड 8,000 वर्ग मीटर रखा गया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी। कोरोना से प्रभावित होटल व्यवसाय को संजीवनी दी गई है। गहलोत सरकार ने लागू किया होटल हाउसिंग का नया कॉन्सेप्ट, और ये जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि कॉन्सेप्ट लागू करने वाला राजस्थान का पहला राज्य बन गया है। इस दौरान जो नियम रखे गए हैं वो नियम हम आपको बता रहे हैं। दरअसल नए प्रकरणों के लिए न्यूनतम 10,000 वर्ग मीटर जमीन जरूरी है। पुराने प्रकरणों के लिए ये मापदंड 8,000 वर्ग मीटर रखा गया है। वहीं मंत्री शांति धारीवाल के पॉलिसी नए सिरे से लागू करने के निर्देश। टाउनशिप पॉलिसी, स्लम डेवलपमेंट पॉलिसी, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, टीडीआर पॉलिसी नए सिरे से लागू होंगी। इन पॉलिसीज के रिव्यू के लिए कमेटी का गठन होगा। यूडीएच सलाहकार जीएस सिंधु की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में मुख्य नगर नियोजक आरके विजयवर्गीय, यूडीएच के संयुक्त सचिव, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक और अन्य शामिल किए जाएंगे अधिकारी। कमेटी के गठन के जल्द जारी होंगे आदेश। इन पॉलिसीज को मौजूदा जरूरत के मुताबिक लागू किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन पॉलिसीज के जरिए फायदा पहुंचाया जा सके और सरकार को भी राजस्व में बढ़ोतरी। पीसीसीएफ हॉप डॉक्टर टी.एन. पांडे की संवेदनशीलता देखने को मिली। वन विभाग में कार्यरत खिलाड़ियों का वेतन बिल करवाए मंजूर। पैरालंपिक में पदक जीतने वाले अवनी लेखरा, देवेंद्र झाझड़िया, सुंदर सिंह गुर्जर, कृष्णा नागर, संदीप सिंह मान, दिव्यांश सिंह पवार की वेतन बिल मंजूर कराए गए। आज ही निशा कंवर के वेतन बिल का भुगतान होगा। जो खिलाड़ी विदेश में हैं, उनके प्रकरण में भी विभाग ने शिथिलता प्रदान की है। आज शाम तक अगस्त माह के वेतन बिलों का भुगतान कर दिया जाएगा। और बात करते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के जम्मू कश्मीर दौरे की। बिरला के कश्मीर दौरे का आज अंतिम दिन। आज शाम 7 बजे दिल्ली के लिए ओम बिरला रवाना हो जाएंगे। श्रीनगर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मिसाल पेश की है। सुदूर इलाकों में पहुंचकर लोकतंत्र को मजबूत करना, सशक्त करना, ये एक महत्वपूर्ण काम था जिसको अंजाम देते हुए ओम बिरला नजर आए। ग्रास रूट लेवल पर यानी कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त करने के प्रयासों की जमकर सराहना चारों तरफ से मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से लेह लद्दाख तक का दौरा उन्होंने किया, वो उन इलाकों में गए, उन इंटीरियर इलाकों में गए जहां के जरिए पंचायत राज को मजबूती देने का काम उन्होंने किया और उनकी इस पहल की जमकर चारों तरफ सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री गहलोत की संवेदनशीलता की बात करते हैं। दरअसल बिजली और कोयला संकट को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत चिंतित हैं। बीमार होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने कोयला संकट पर नजर बनाई हुई है। सीएम गहलोत ने कोल आपूर्ति को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट ली है। केंद्र से आवंटन और आपूर्ति हो रहे कोयले को लेकर रिपोर्ट ली है। कोयले की कम आपूर्ति के चलते दिक्कतों पर रिपोर्ट ली गई है। संभवतः खुद मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर दिल्ली में बात रखेंगे, क्योंकि कोयले की कमी की वजह से कई ऐसी जगह थी जहां बिजली उत्पादन बंद करना पड़ा था और उसकी वजह से राजस्थान में बिजली के ग्रामीण इलाकों में भारी किल्लत हो गई थी। हालांकि दिल्ली से रैक पहुंचने शुरू हुए, यानी कि कोयला खदानों से रैक पहुंचने शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी दिक्कत बनी हुई है। मुमकिन है कि मुख्यमंत्री इसको लेकर दिल्ली बात कर सकते हैं।
और ये मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और राजस्थान को लेकर उनकी अलर्टनेस। बीमार होने के बावजूद स्वास्थ्य लाभ इस वक्त वो ले रहे हैं, लेकिन पूरे राजस्थान में कहां कहां समस्या है, इस पर उनकी नजर लगातार बनी हुई है। एक क्लिक पर होंगी स्वास्थ्य सेवाएं। इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर कोर टीम का गठन किया गया है। मिशन निदेशक एनएचएम की अध्यक्षता में कोर टीम का गठन। इस दौरान चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने आदेश जारी किए हैं। चिकित्सा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अस्पतालों का प्रोजेक्ट, आरएसएचएए की सहायक सीईओ, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य, अतिरिक्त निदेशक अस्पताल प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सिस्टम एनालिस्ट संयुक्त निदेशक, एनएचके स्टेट नोडल ऑफिसर आईटी को भी कोर टीम में शामिल किया गया है। और अब बात करते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। प्रदेश में आज से खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस में 30% की कटौती की गई है। पहली से 8वीं के स्कूलों पर अभी फैसला नहीं हुआ है। ये फैसला बाद में होगा कि कब तक खुलेंगे। लेकिन स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खुलने के बाद कमाई भी एक तरीके से अनलॉक हो गई है, क्योंकि किताब, कॉपियां, स्टेशनरी, हॉस्टल, पीजी, यूनिफॉर्म से जुड़े जो कारोबार हैं, उनमें अचानक से उछाल की उम्मीद जताई जा रही है। स्कूल कॉलेज इंडस्ट्री में करीब 3,575 करोड़ के उछाल का अनुमान है। कोचिंग खोलने से 6,000 करोड़ सालाना मिलेंगे। वहीं प्रदेश में 5 लाख लोगों का रोजगार सीधा कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर जो रोजगार जुड़ा हुआ है वो 5 लाख के आसपास का है। अप्रत्यक्ष तौर पर यह संख्या काफी ज्यादा है। वहीं गैस कंपनियों की मनमानी का दौर लगातार जारी है। घरेलू गैस सिलेंडर्स के दाम में 25 रुपए की वृद्धि आज कर दी गई है और इस वृद्धि के बाद अब घरेलू सिलेंडर के दाम 888 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो चले, जबकि 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के मूल्य में 75 रुपए की वृद्धि की गई है, यानी घरेलू गैस सिलेंडर से 3 गुना ज्यादा। ये सिलेंडर अब 1640 रुपए की जगह 1715 रुपए में मिलेगा। घरेलू गैस सिलेंडर पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। जयपुर समेत 18 जिलों में अनिवार्य हॉलमार्किंग। ऐसे में यहां के ग्राहक अब 9 कैरेट के सस्ते आभूषण को नहीं खरीद पाएंगे। उनको 9 कैरेट की जगह अब न्यूनतम 14 कैरेट के सोने के आभूषण ही वो खरीद पाएंगे। कहीं के ज्वेलर्स 14 कैरेट से नीचे के आभूषण बेच ही नहीं पाएंगे। अब इसको समझिए कि इससे फर्क क्या पड़ता है। दरअसल 9 कैरेट सोने की कीमत 19,022 रुपए प्रति ग्राम है, जो अब आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। ना तो आप खरीद पाएंगे और ना ही ज्वेलर बेच पाएंगे। अब इसकी जगह आपको कम से कम 14 कैरेट के गहने खरीदने होंगे और इसके लिए जेब पर भार कितना पड़ेगा? लगभग 10,000 ज्यादा, यानी 29,700 रुपए प्रति ग्राम। नए नियमों के तहत अब जो आपको मार्केट में सोने के आभूषण मिलेंगे वो कम से कम 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट सोने के आभूषण मिलेंगे। हालांकि 24 कैरेट की सोने के आभूषण का बनना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बेहद कमजोर होता है। लेकिन प्रदेश में हर साल जो ज्वेलरी बिकती है वो लगभग 8,000 करोड़ के आसपास की होती है। कोविड काल में आज से शुरू हो रहा उम्मीदों का पर्यटन सत्र पिछले 1.5 साल कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित रहा है। इन 1.5 साल में राजस्थान पर्यटन को आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कितना नुकसान हुआ है। 2,000 करोड़ का भारी भरकम नुकसान हुआ है, इससे भी कहीं ज्यादा होने का अनुमान लगाया गया। ट्रैवल ट्रेड के 30 लाख से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बेरोजगार हो गए। उनको जीवन यापन के लिए कुछ और करना पड़ा है। जो पटरी पर लौटने के साथ हो सकता है वापस पर्यटन से जुड़ जाएं। जो काम पहले करते आ रहे थे उसी में एक बार फिर से रोजगार तलाशने लगे। लेकिन राजस्थान पर्यटन में साबित हुआ कि आखिर क्यों राजस्थान है पर्यटन के क्षेत्र में पायोनियर सिरमौर।
दरअसल कोरोना प्रबंधन से लेकर पर्यटन सेक्टर को मजबूत करने में गहलोत सरकार सफल रही है। हालांकि अभी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 30 सितंबर तक बंद है और इसलिए जो बाहर का ग्लोबल टूरिस्ट होता है, जिस पर राजस्थान का पर्यटन लगभग निर्भर रहता है, वो तो नहीं मिलेगा। लेकिन लोकल टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए लगातार पर्यटन विभाग काम कर रहा है और इसीलिए कुछ प्लानिंग भी उन्हीं के इर्द गिर्द की जा रही है। प्रदेश में उम्मीदों के साथ शुरू हो रहा है आज से पर्यटन सत्र और राजस्थान पर्यटन में घरेलू पर्यटकों के हिसाब से तैयारी की जा रही है। राजस्थान पर्यटन दिसंबर तक 10 लाख घरेलू पर्यटकों की आने की उम्मीद लगाकर बैठा है। जयपुर में फिर लौटेगा क्रिकेट का वैभव। 2022 में जयपुर में फिर से हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मुकाबले। आरसीए ने बीसीसीआई को भेजा है प्रस्ताव। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के प्रयास लगातार रंग ला रहे हैं। वैभव गहलोत ने बीसीसीआई के साथ स्थापित किए हैं बेहतर संबंध और तालमेल। पहले 2 प्रमुख घरेलू ट्रॉफी के मैच जयपुर को मिल चुके हैं। जयपुर में 2013 के बाद से कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ है, जबकि सवाई मानसिंह स्टेडियम को क्रिकेट के लिए बेहद लक्की माना जाता है और बल्लेबाजों के लिए कहा जाता है कि बेहतरीन और शानदार पिच है। कुछ इतिहास के पन्ने को खंगालकर समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल कुछ अविस्मरणीय यादें सवाई मानसिंह स्टेडियम से जुड़ी हैं। कैप्टन कूल यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने अपने करियर की सबसे बेहतरीन और शानदार पारी खेली, वो यहीं पर खेली गई थी। 183 रन की यादगार पारी। अक्टूबर 2005 में श्रीलंका के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया था। अपना वनडे का सर्वोच्च स्कोर सवाई मानसिंह स्टेडियम पर ठोका गया था। साथ ही भारत की तरफ से सबसे तेज वनडे शतक जयपुर में ही लगा है। याद कीजिए, अक्टूबर 2013 विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे और 52 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जबरदस्त शतक जड़ा गया था। उसका गवाह भी एसएमएस स्टेडियम है, सवाई मानसिंह स्टेडियम है, जयपुर है। और इसीलिए बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है जयपुर का एसएमएस स्टेडियम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।